हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका पाटीदार। इजी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है निदान पंचक, रोग परीक्षा, जिसे कि व्याधि ज्ञान के उपाय भी कहा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत किन किन को इंक्लूड किया गया है निदान पंचक के अंतर्गत हम देखते हैं। व्याधि ज्ञानोपाय तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंग उपशय संप्राप्ति। चरक निदान स्थान में बताया गया है कि जो निदान पंचक है उसके अंतर्गत किन किन को इंक्लूड किया गया है। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। तो निदान से हम समझते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, पूर्व रूप से समझते हैं प्रीमोनिटरी सिम्टम्स, लिंग या रूप से समझते हैं हम सिम्टम्स को, उपशय से समझते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट आर ट्रायल आर एरर मेथड को, और संप्राप्ति से हम पैथोजेनेसिस को समझते हैं। तो जो निदान आया है वह एक निदान जो होता है वो डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, परंतु जो निदान पंचक है उसके अंतर्गत जो निदान है वह इटियोलॉजिकल फैक्टर या किसी डिसीज़ को उत्पन्न करने के लिए जो कारण रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए निदान वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निदान को। निदान या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डिसीज व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम, अर्थात जो व्याधि को उत्पन्न करने के लिए फैक्टर या कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम निदान कहते हैं। फैक्टर्स विच मैनिफेस्ट डिसीज इज कॉल्ड निदान। तो हम देखते हैं कि जो निदान होता है वह आहारज निदान भी हो सकता है, विहारज निदान भी हो सकता है या मानसिक निदान भी हो सकता है, जो कि किसी व्याधि को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखते हैं कि पर्याय ऑफ निदान। निदान पर्यायास्तु हेतुर निमित्त आयतनम कारक कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थ मूल योनिरिति। जो निदान के पर्याय है वह होते हैं हेतु, निमित्त, आयतन, कारक, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थ और योनि। टाइप्स ऑफ हेतु, जो हेतु होता है वो कितने प्रकार का बताया गया है। तो हेतु के जो टाइप है वो 4 टाइप से भी होता है, 3 टाइप्स भी इसके होते हैं, 2 टाइप्स भी होते हैं और एक प्रकार से भी इसको बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो 4 टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, व्याभिचारी हेतु और प्राधानिक हेतु। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सन्निकृष्ट हेतु, सन्निकृष्ट का मतलब होता है जो कि निकटतम होता है उसे हम सन्निकृष्ट हेतु कहेंगे। जैसे कि अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान में बताया है, वयो हो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य दिगा क्रमात्, अर्थात जो दिन रात्रि या भोजन के तत्काल पश्चात दोषों का जो प्रकोप होता है उन्हें हम सन्निकृष्ट हेतु कहेंगे। या यूं कहें कि जिसके लिए किसी भी प्रकार के दोष के संचय की आवश्यकता नहीं होती है वह एक प्रकार का सन्निकृष्ट हेतु कहेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ये भी समझ सकते हैं, जैसे विंटर सीजन चल रहा है और उस समय पे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज से निकाल के तुरंत अगर यूज़ कर लिया जाए तो उसके पश्चात जो कोल्ड होता है वह एक प्रकार का सन्निकृष्ट हेतु कहलाएगा। विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट का मतलब होता है जो दूरवर्ती निदान होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ दोषास इज़ वेरी मच इसेंशियल, अर्थात जो दोष होते हैं उनके संचय की आवश्यकता इसमें जरूरी होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, विप्रकृष्टो यथा हेमंते निश्चित श्लेष्मा बसंते कफ रोग कृत। कफ चय टेक्स प्लेस इन हेमंत ऋतु, हाउएवर इन वसंत the change in temperature as it warms will do kapha villian and kapha prakopa will take place and lead to manifestation of kapha roga in vasanta ritu। जैसे कि जो कफ होता है उसका संचय हेमंत ऋतु में होता है। जैसे जैसे बसंत ऋतु आती है टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जो कफ होता है उसका विलयन होता है। कफ का विलयन होता है तो जो कफ होता है उसका प्रकोप होता है। प्रकोप होता है तो उसके बाद कफज व्याधियों की उत्पत्ति होती है। तो हमें बसंत ऋतु में कफ व्याधियाँ जो देखने को मिलती है वह विप्रकृष्ट निदान की वजह से देखने को मिलेगी। तो यह एक प्रकार का विप्रकृष्ट निदान कहलाएगा। अब देखते हैं हम व्याभिचारी। व्याभिचारी यथा वो दुर्बलत्वात् व्याधिकरण असमर्थ, माधव निदान में बताया गया है, दोज कोसेस विच आर वीक एंड विच डू नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस डिसीज। व्याभिचारी का मतलब होता है कि जो दुर्बल निदान होता है, अर्थात ऐसे निदान या दोष और दूष्य
जो कि व्याधि को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। या यूँ समझें हम कि जब निदान, दोष और दोषी ये तीनों जो होते हैं विपरीत गुणधर्म वाले अगर हो जाते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि ये एक दूसरे के बल को जो होते हैं दबा देते हैं, जिसकी वजह से वो व्याधि जो होती है वो उत्पन्न नहीं हो पाती है, या यूँ कहें कि जो व्याधि होती है वो अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर पाती है। तो यह एक प्रकार का व्याभिचारी हेतु कहलाएगा। अब देखते हैं प्राधानिक। प्राधानिको यथा विषादी, इट इज़ द पावरफुल कॉज विच प्रोड्यूस डिसीज लाइक पॉइजन। प्राधानिक का मतलब होता है कि जो प्रधान हो, अर्थात जो निश्चित रूप से किसी व्याधि को अगर देगा तो वह क्या होगा, प्राधानिक कोष कहलाएगा। जैसे कि विष जो होता है वह निश्चित रूप से मृत्यु को देने वाला होगा तो वह एक प्रकार का प्राधानिक निदान कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 3 टाइप से हेतु होता है वो कौन सा होता है। असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात में इंद्रियार्थ संयोग को हम समझते हैं जैसे इंद्रिया का अयोग, अतियोग या मिथ्यायोग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो चक्षु इंद्रिय है उसका अधिक निकट से या अत्यधिक दूर से देखना जो होगा वो चक्षु इंद्रिय का मिथ्यायोग कहलाएगा। या अत्यधिक तेज सूर्य के प्रकाश में चक्षु इंद्रिय को देखना जो होगा वह चक्षु इंद्रिय का अतियोग कहलाएगा। या नेत्र से बिल्कुल भी कुछ ना देख पाना किसी वस्तु को जो होगा चक्षु इंद्रिय का अयोग कहलाएगा। अब हम देखते हैं प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब होता है जो मन, वचन और शरीर के द्वारा जो अयोग, अतियोग या मिथ्यायोग किया जाएगा वह एक प्रकार का प्रज्ञापराध कहलाता है। परिणाम या जिसे हम काल कह सकते हैं, जैसे कि जिस ऋतु में जिस चीज़ जिस भी, जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में वर्षा न होके अगर गर्मी हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, काल का मिथ्यायोग हो जाएगा। और वर्षा ऋतु में अगर अत्यधिक वर्षा हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, काल का अतियोग हो जाएगा। वर्षा ऋतु में वर्षा बिल्कुल भी नहीं अगर हो रही है तो वह काल का क्या कहलाएगा, अयोग कहलाएगा। अगेन 3 टाइप से जो हेतु होता है वह होता है दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। दोष हेतु का मतलब होता है जो कि मधुर आदि रसों का सेवन करने के पश्चात जो दोष प्रकोपित होते हैं तो वह एक प्रकार का दोष हेतु कहलाएगा। व्याधि हेतु का मतलब है कि जो निश्चित रूप से व्याधि को उत्पन्न करेगा वह क्या कहलाएगा, व्याधि हेतु कहलाएगा। जैसे कि मृतिका का भक्षण करने पर मृतिका भक्षण जन्य पांडु की उत्पत्ति होती है तो यह एक प्रकार का क्या होता है, व्याधि हेतु होता है। जो कि चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है कि कषाय रस वाली मृतिका का अगर सेवन किया जाता है तो वातिक पांडु की उत्पत्ति होती है। ऊषर मृतिका का अगर सेवन किया जाता है तो पित्तज पांडु की उत्पत्ति होती है। और मधुर रस वाली मृतिका का अगर सेवन किया जाता है तो कफश पांडु की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं हम उभय हेतु। उभय हेतु का मतलब यह होता है कि जो दोष का भी हेतु और व्याधि हेतु दोनों एक डिसीज में देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं जैसे कि वात रक्त होता है। वात रक्त में अगर व्यक्ति जो होता है जैसे कि यान, घोड़े इत्यादि की जब सवारी करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वात जो होता है वो प्रकोपित होता है। और उष्ण, तीक्ष्ण, अभिसंधि आहार का सेवन करने की वजह से रक्त जो होता है वो दूषित होता है। तो वात रक्त में क्या होता है, दोष हेतु भी देखने को मिलता है और व्याधि हेतु भी देखने को मिलता है। यह क्या कहलाएगा, उभय हेतु कहलाएगा। अब देखते हैं हम 2 टाइप से हेतु कौन कौन सा होता है। एक होता है बाह्य हेतु, दूसरा होता है अभ्यंतर हेतु। बाह्य हेतु का मतलब होता है जो कि बाहरी आहार विहार बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है वह एक प्रकार का बाह्य हेतु कहलाएगा। आभ्यंतर हेतु का मतलब होता है जो कि आभ्यंतर धातु, मल, दोष इत्यादि की वजह से व्याधि उत्पन्न होगी तो वह एक प्रकार का आभ्यंतर हेतु कहलाएगा। अब हम देखते हैं प्राकृत हेतु और विकृत हेतु। तो प्राकृत हेतु का मतलब यह होता है कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप बताया गया है वह एक प्रकार का प्राकृत हेतु है। जैसे कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। यह एक प्रकार का प्राकृत हेतु हो गया। विकृत हेतु क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। अर्थात शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप न होके वात का या कफ का प्रकोप हो रहा है तो एक प्रकार का क्या हो गया, विकृत हेतु हो गया।
अब हम देखते हैं अनुबंध और अनुबंध। तो अनुबंध का मतलब क्या होता है, जो प्रधान होता है, जो कि स्वतंत्र होता है, अर्थात जिस व्याधि के लिए शास्त्र में जो निदान बताए गए हैं, जैसे उसके लक्षण बताए गए हैं, जैसे उसकी व्याधि के शमन का उपाय बताया गया है, अगर वैसा ही हो रहा है तो वो अनुबंध हेतु कहलाएगा। और अनुबंध का मतलब होता है जो अप्रधान होता है वह अनुबंध कहलाता है। अब देखते हैं आशय अपकर्ष हेतु। आशय अपकर्ष हेतु का मतलब यह होता है कि जो दोष होते हैं वो अपने स्थान से अन्यत्र जगह पे चले जाते हैं, तो वो आशय से उनका अपकर्षण हो गया है, यह हम समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं हम कि वात जब प्रकोपित हो जाती है तो वह क्या करती है, पित्त और कफ को अपने स्थान से खींचकर अन्यत्र स्थान पे लेके जाती है, तो वह एक प्रकार का आशय अपकर्ष हेतु कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि जो दोष होते हैं वो अपने प्रमाण में बढ़ते नहीं हैं, परंतु अन्यत्र स्थान पर ले जाने की वजह से उनका प्रमाण जो होता है वहाँ पे बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अब देखते हैं हम पूर्व रूप, प्रीमोनेटरी सिम्टम्स। पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि चरक निदान स्थान में बताया गया है। भावी व्याधि बोधकमेव लिंगम पूर्व रूपम माधव निदान में बताया गया है। अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स बिफोर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज एक्चुअल डिसीज, इट इंडिकेट फोर्थ कमिंग डिसीज। पूर्व रूप का मतलब होता है कि जो भविष्य में होने वाली डिसीज है उसके पहले से ही जो पूर्व में अनुभव होता है उसे क्या कहा जाएगा, पूर्व रूप कहा जाएगा। इसको और आगे अच्छे से समझते हैं। स्थान संशय स्टेज ऑफ क्रियाकाल रिप्रेजेंट्स पूर्व रूपा बाय मैनिफेस्टिंग प्री मॉनिटरिंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज। अर्थात जो सुश्रुत ने षड्विध क्रियाकाल बताए हैं, जिसे कि हम चिकित्सा के अवसर कह सकते हैं, उसकी जो चतुर्थ अवस्था होती है जिसे स्थान संशय स्टेज कहेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, दोष और दूसरे की समूर्चना होती है। दोष दूसरे की समूर्चना होने के पश्चात जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वह क्या कहलाते हैं, पूर्व रूप कहलाते हैं। अब देखते हैं हम पूर्व रूप कितने प्रकार का होता है। तो पूर्व रूप जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य पूर्व रूप, दूसरा होता है विशिष्ट पूर्व रूप। तो हम देखते हैं सामान्य पूर्व रूप का मतलब क्या होता है। सामान्य पूर्व रूप मतलब कोई व्याधि उत्पन्न होने के पहले जो आभास होता है वह क्या हो गया, सामान्य पूर्व रूप हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम ज्वर का देखते हैं कि ज्वर आने के पहले श्रमों, अर्ति, ग्लानि या जो आलस्य की अनुभूति फील होती है वह एक प्रकार का सामान्य पूर्व रूप कहलाएगा। यह व्यक्ति जो होगा वह श्रम अर्थात बिना किसी काम के थकावट का अनुभव फील करेगा, वह एक प्रकार का ज्वर का सामान्य पूर्व रूप कहलाएगा। अब देखते हैं विशिष्ट पूर्व रूप। आप ज्वर, जो ज्वर होता है उसका विशिष्ट पूर्व रूप देखते हैं। अगर व्यक्ति को वार्तिक ज्वर होने वाला होगा तो उसको अत्यधिक जम्भाई आएगी, अंगमर्द होगा। अगर व्यक्ति को पित्तज ज्वर होने वाला होगा तो उसके नेत्रों में दाह होगी। कफज ज्वर अगर होने वाला होगा तो उसके अन्न के प्रति जो होगा वह द्वेष होगा। तो यह विशिष्ट पूर्व रूप के अंतर्गत हम देखते हैं। अब हम देखते हैं पूर्व रूप का महत्व क्या क्या होता है। इट इज़ द स्टेज टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ ट्रीटमेंट। अर्थात जो पूर्व रूप की अवस्था होती है उसमें एक चिकित्सा का जो हमें ज्ञान होता है वह देखते हैं हम। जैसे कि व्यक्ति को अगर ज्वर होने वाला होता है तो उस समय के क्या होता है कि ज्वर की आम की अवस्था होती है। तो अगर व्यक्ति लंघन का प्रयोग करे या लघु भोजन का प्रयोग करे तो व्यक्ति को जो होता है ज्वर और आगे की स्टेज पे कन्वर्ट नहीं होता और वहीं पे सबसाइड हो जाता है। तो हमें एक चिकित्सा का ज्ञान होता है पूर्व रूप से। दूसरी चीज़ होती है साध्य असाध्यता का ज्ञान। अर्थात पूर्व रूप अगर पूरी तरह से उत्पन्न नहीं हुए हैं तो व्याधि जो होगी वो इजीली क्यूरेबल हो जाएगी। देन एक और देखते हैं हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। जैसे पूर्व रूप की अवस्था में डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बना सकते हैं। जैसे रक्त वर्ण का अगर मूत्र त्याग हो रहा है, साथ ही साथ अगर प्रमेह के पूर्व रूप भी उत्पन्न है तो उस कंडीशन में हम उसे मान सकते हैं कि वह प्रमेह है। अन्यथा अगर रक्त वर्ण का मूत्र आ रहा है और प्रमेह के पूर्व रूप नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, रक्तपित्त कहेंगे। अब हम देखते हैं रूप अर्थात सिम्टम्स। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम चरक निदान स्थान में बताया गया है। कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड लिंग। इट इज़ फुली मैनिफेस्टेड स्टेज ऑफ डिसीज विथ प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर इज कॉल्ड लिंग।
अर्थात जो रूप की अवस्था आती है उस समय पे जो व्याधि के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो पूरी तरह से दिखाई देने लग जाते हैं। या कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज़, जैसे कि हम क्या कहते हैं, व्याधि प्रत्यनिक लक्षण या प्रत्यात्म लक्षण कहते हैं, वो जो होते हैं हमें रूप की अवस्था में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि जो ज्वर की अवस्था होती है तो प्रत्यात्म लक्षण उसका क्या होता है, संताप होता है। या अतिसार होता है तो अति द्रवमल की प्रवृत्ति जो होती है वह भी उसका प्रत्यात्म लक्षण कहलाएगा अतिसार का। या जो प्रमेह होता है तो प्रभुताविल मूत्रिता जो होती है वह प्रमेह का प्रत्यात्म लक्षण कहलाएगा। तो ये सब जो होता है हमें रूप की अवस्था में देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं इसके पर्याय कौन कौन से होते हैं। तत्र लिंग आकृति लक्षणम चिन्हम संस्थानम व्यंजनम रूपम इत्यांतरम चरक निदान स्थान में बताए गए हैं इसके पर्याय लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन और रूप। अब देखते हैं कि रूप का महत्व क्या क्या होता है। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, अर्थात किसी भी व्याधि का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें रूप बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि इस अवस्था तक आते आते प्रत्यात्म लक्षण भी देखने को मिल जाएंगे और जितनी भी सिम्टम्स होते हैं वो सब हमको जो होते हैं इस अवस्था में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि डायग्नोसिस बनाना जो होता है वो ईजी हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ जो होता है वह जैसे अन्नद्रव्यशूल है और परिणामशूल है। तो दोनों ही अवस्था में जो होते हैं हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना इजी हो जाता है। जैसे अन्नद्रव्य का जो शूल होता है उसके लिए बताया गया है जीर्णे जिरत्य अजीर्णे व यत शूलम उपजायते, अर्थात अन्य द्रव का जो शूल होता है वो भोजन के तत्काल पश्चात भी होता है। अन्य द्रव का शूल जो होता है वो भोजन की जब पाचन क्रिया चल रही है तब भी शूल होता है और उसकी जीर्णावस्था में भी शूल होता है। अर्थात ये तीनों अवस्था में इसका शूल होता है और पथ्य अपथ्य का प्रयोग होने पर भी इसका शूल जो होता है वो शांत नहीं होता है। इसके जस्ट अपोजिट हम देखते हैं परिणाम शूल। परिणाम शूल का जो शूल होता है वो भोजन के जीर्ण होने पर शूल देखने को मिलता है। अगर व्यक्ति भोजन कर लेता है तो उसका जो शूल होता है वो शांत हो जाता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए जो होता है हम रूप का महत्व समझ सकते हैं। प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज, अर्थात व्याधि की साध्य असाध्यता कृच्छ साध्यता जो होती है वो रूपावस्था में समझ में आती है कि अगर व्याधि के जो लक्षण होते हैं वह पूरी तरह से उत्पन्न हुए हैं तो व्याधि जो होगी वो डिफ़िकल्टी से क्योर होगी। यह रूप का महत्व है। अब देखते हैं हम उपशय। उपशय का मतलब होता है साथ में, अनुपशय का मतलब होता है असाथ में। तो हम सबसे पहले देखते हैं उपशय। सुखावह मिति सुखम रोग निवृत्ति लक्षणम। उपशय मीन्स विच ब्रिंग अबाउट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड पेसिफाई द डिसीज। उपशय का मतलब होता है जो व्यक्ति को हैप्पीनेस फील करवाए और जो उसको व्याधि उत्पन्न हुई है उसके लक्षण जो होते हैं वो सबसाइड हो रहे हैं, व्यक्ति को बेटर फील हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उपशय कहलाएगा। उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीतार्थकारिणां औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुखानुबंध। उपशय मीन्स विच गिव्स प्लेजर टू द पर्सन बाय यूज़ ऑफ मेडिसिन डाइट एंड रेजिमेन, अर्थात ऐसा कोई आहार विहार या मेडिसिन जिसका उपयोग करने पर व्यक्ति जो होता है वो सुख का अनुभव फील करता है या उसकी व्याधि जो हो रही है उसके लक्षण सबसाइड हो रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उपशय कहा जाएगा। अब देखते हैं उपशय का महत्व क्या होता है। गूढ़लिंगम व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम परिच्छेद, चरक विमान स्थान में बताया गया है। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द केसेस वेयर डिफ़िकल्टी अराइज्ड ड्यू टू सिमिलरिटीज इन सिम्टम्स। जिन व्याधियों के सिम्टम्स जो होते हैं उनमें सिमिलरिटीज़ होती है तो उसका जो डिफरेंस होता है वो उपशय के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे कि संधिवात होता है, आमवात होता है। संधिवात के पेशेंट में जब अभ्यंग किया जाता है तो व्यक्ति जो होता है उसको बेटर फील होता है, उसके जो लक्षण होते हैं या उसका जो पेन होता है वो सबसाइड होता है, क्योंकि संधिवात वात की कंडीशन होती है। उसके जस्ट अपोजिट हम देखते हैं आमवात का पेशेंट। अगर आमवात का पेशेंट है उसमें अभ्यंग किया जाता है तो क्या होता है, आम की अवस्था होती है जिसकी वजह से उसका पेन जो होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आमवात का पेशेंट है उसके लिए अभ्यंग जो होता है वो अनुपशय का कार्य करेगा।
अब देखते हैं उपशय के प्रकार कितने होते हैं। तो चक्रपाणि ने उपशय जो होते हैं वो 18 प्रकार के बताए हैं। जो 18 प्रकार है वो किस प्रकार से हैं देखते हैं। हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत आहार, हेतु विपरीत विहार, व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत आहार, व्याधि विपरीत विहार, उभय विपरीत अर्थात हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत औषध, हेतु व्याधि दोनों के विपरीत आहार, हेतु व्याधि दोनों के विपरीत विहार, हेतु विपरीतार्थकारी औषध, हेतु विपरीतार्थकारी आहार, हेतु विपरीतार्थकारी विहार, व्याधि विपरीतार्थकारी औषध, व्याधि विपरीतार्थकारी आहार, व्याधि विपरीतार्थकारी विहार, उभय विपरीतार्थकारी अर्थात हेतु और व्याधि दोनों के विपरीतार्थकारी औषध, आहार और विहार। इस प्रकार से जो है उपशय को हम 18 प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखते हैं संप्राप्ति। यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पता, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज बाय विशिएटेड दोषास विच आर कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग इनसाइड द बॉडी, इट इज़ आल्सो नोन एज संप्राप्ति। अर्थात किसी भी व्याधि के उत्पन्न होने में दोषों की जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, संप्राप्ति कह सकते हैं। जैसे कि कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है तो उसमें दोष जो है कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट है, दोष कितने अंश में बढ़े हुए हैं, या दोष धातुओं को किस प्रकार से दूषित कर रहे हैं, कहाँ पे जाके उनका स्थान संशय हो रहा है, ये सब चीज़ों का ज्ञान जो होता है संप्राप्ति के अंतर्गत देखा जाता है। अब संप्राप्ति के पर्याय कौन कौन से होते हैं। तो संप्राप्ति जो होती है उसके पर्याय होते हैं जाति और आगति। टाइप्स ऑफ संप्राप्ति। संप्राप्ति के जो प्रकार है वो देखते हैं। संख्या संप्राप्ति। संख्या संप्राप्ति जो होती है उसके अंतर्गत जो व्याधि उत्पन्न हुई है वह कितने प्रकार की होती है इनका ज्ञान किया जाता है। जैसे ज्वर 8 प्रकार का है, गुल्म 5 प्रकार का है, तो यह सब जो होता है वो संख्या संप्राप्ति के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं प्राधान्य संप्राप्ति। प्राधान्य संप्राप्ति मतलब तरदम भेद से दोषों को देखा जाता है। जैसे दो दोषों का इन्वॉल्वमेंट है या सन्निपातिक दोषों का इन्वॉल्वमेंट है तो उससे क्या होगा कि जिस दोष का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी चिकित्सा जो होती है वो प्रथम की जाती है। यह देखा जाता है प्राधान्य संप्राप्ति के अंतर्गत। अब देखते हैं विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति का वर्णन चरक ने किया है। विधि संप्राप्ति जो होता है, विधि भेद से जो रोग होते हैं वो दो होते हैं, निज और आगंतुज। अब देखते हैं हम विकल्प संप्राप्ति। विकल्प संप्राप्ति अंशांश कल्पना, अर्थात जो विकल्प संप्राप्ति में देखते हैं कि जो दोष है उसके कौन से गुण की वृद्धि देखने को मिल रही है। अर्थात अगर वातिक व्याधि है तो उसके जो गुण बताए गए रुक्ष, शीद, लघु, खर, सूक्ष्म, चल, विशद, तो इन सब में से कौन से गुण की वृद्धि है तो अंशांश कल्पना के अंतर्गत देखा जाता है। अब देखते हैं हम बल संप्राप्ति। बल संप्राप्ति का मतलब होता है कि जो व्याधि के निदान बताए गए हैं, जो पूर्व रूप बताए गए हैं, रूप बताए गए हैं, ये अगर पूरी तरह से उत्पन्न हुए हैं तो व्याधि जो होती है वह अत्यधिक बलवान होती है, तो उसकी चिकित्सा भी जो होती है वह उसी तरह से देखी जाएगी। तो यह बल संप्राप्ति के अंतर्गत देखा जाता है। अब देखते हैं हम काल संप्राप्ति। काल संप्राप्ति का मतलब होता है कि जैसे हर एक दोष का जो है पर्टिकुलर काल बताया गया है कि उसका स्वभाव से ही कोई काल होता है जब वो प्रकोपित होते हैं। अगर व्याधि भी जिस दोष का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है तो वह व्याधि के लक्षण भी उस काल में जो होते हैं वो प्रवृत्त रूप में हमें देखने को मिलेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वातिक गुल्म है तो वातिक गुल्म जो होगा वो भोजन की जीर्ण अवस्था की कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब उस समय पे उसको शूल ज़्यादा होगा। और देखते हैं पित्तज गुल्म। तो पित्तिक गुल्म जो होगा वह पित्त की वजह से हो रहा है, तो भोजन का जब पाचन क्रिया काल चल रहा है तो उस समय पे जो होगा उसका पित्तज गुल्म का जो काल होगा वह ज़्यादातर लक्षण उसी टाइम पे जो होते हैं देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं हम संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति घटक का मतलब होता है कि कोई व्याधि के उत्पन्न होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को देखा गया है। जैसे कि जो दोष है, दोष में देखा जाएगा कि वात का इन्वॉल्वमेंट है, पित्त का, कफ का, रज, अतम कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें देखा जाएगा। दुष्य देखा जाएगा कि कौन सी धातु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कौन सी धातु दूषित हो रही है।
अग्नि देखा जाएगा कि अग्नि जो है मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है या विषमाग्नि है। आमावस्था है ये देखा जाएगा, पश्चिमानावस्था, पक्वावस्था है ये देखा जाएगा। स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा कि कौन से स्रोतस को दृष्टि हो रही है। स्रोतोदृष्टि का प्रकार देखा जाएगा कि जो स्रोतोदृष्टि के 4 प्रकार बताए गए हैं, अति प्रवृत्ति, संग, विमार्ग, गमन, ग्रंथि, तो उसमें से जो दोष है मतलब कौन सी दृष्टि है वो देखने को स्रोत दृष्टि के अंतर्गत देखा जाएगा। उद्भव स्थान अर्थात व्याधि का उद्भव स्थान कहाँ पे हुआ था ये देखा जाएगा। व्यक्ता स्थान अर्थात व्याधि कहाँ पे हमको लक्षणों के साथ देखने को मिल रही है वो होगी उसकी व्यक्ता स्थान। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Jai Hind.